हिंदी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने अपनी वीडियो को पूर्ण विराम दिया था स्वर और व्यंजन के पे, तो आज मैं वहीं से शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वर्ण को हमने दो कैटेगरीज में रखा है, एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। और दोस्तों, जब हम स्वर को पढ़ते हैं तो स्वर में हम देखते हैं कि स्वर के भी तीन विभागों में विभाजित किया गया है। जो स्वर है, स्वर को भी हमने तीन भागों में विभाजित किया है। तीन भेद हैं स्वर के भी। जैसे है नंबर 1 पे ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे है दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे है प्लुप्त स्वर। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारे तीन स्वर हैं इनका कार्य क्या क्या है। क्योंकि ये चीजें जो हम अभी पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि जब हम आगे जाके किसी क्लास के लिए एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं या हम किसी कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करते हैं, तो दोस्तों उसमें छोटी छोटी बातों पे ही छोटी छोटी बातों को ही पॉइंट आउट किया जाता है। और क्योंकि हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से समझते नहीं है, तो वहीं पे हमारे नंबर कट जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आऊंगी अपने टॉपिक पे, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ है, इसमें जब हम इसको ह्रस्व स्वर को बोलते हैं तो सबसे कम समय लगता है इसमें, और ये चार होते हैं: अ, ई, ए, री। ह्रस्व स्वर में अ, ई, ए, री। नंबर 2 पे हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इससे जो हम ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें हमारा समय कम लगता है, और दीर्घ स्वर में उससे हमें ज्यादा समय लगता है। जब आप अपने आप से बोलोगे तो आप ये लोग खुद महसूस करोगे इस बात को कि जब हमने ह्रस्व स्वर का उच्चारण किया तो हमें कम समय लगा, और जब हमने दीर्घ स्वर का उच्चारण किया तो हमारा थोड़ा समय ज्यादा लगा। तो दोस्तों, दीर्घ स्वर में हमारे शब्द अक्षर आएंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हमारे 7 अक्षर है यहाँ पे लिखे हुए, उन सब में क्या होगा कि ये हमारे कहलाएंगे दीर्घ स्वर। और इन दीर्घ स्वरों के अनुसार हमारी मात्राएं भी आगे हम पढ़ेंगे। अपने आगे वाली वीडियो में मैं इनकी मात्राएं भी आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्वर आता है, प्लुप्त स्वर। तो दोस्तों, जो प्लुप्त स्वर है इसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इन सबसे ज्यादा समय लगता है, या यूं कहें कि इसमें 3 गुना समय लगेगा जब इसका हम उच्चारण करेंगे। और प्लुप्त स्वर के लिए जो हमारा चिन्ह होगा वो होगा अवग्रह का चिन्ह। इसको हम अवग्रह का चिन्ह भी कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसको अवग्रह कहते हैं। और इसमें इसका जो प्रयोग होता है वो प्लुप्त स्वर के लिए होता है, इस चिन्ह का प्रयोग। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब हम ये प्लुप्त स्वर का यूज करते हैं तो कभी भी इसके ऊपर ये लाइन नहीं आती। ये लाइन अगर हम लगा देते हैं तो ये ड, डमरू या अण खाली बन जाता है। उसके बाद दोस्तों, इस प्लुप्त स्वर में हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो आता है अनुस्वार। अनुस्वार जो दोस्तों हमारा ये आता है टॉपिक, इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। और इससे बनने वाले जो शब्द हैं हमारे, वो है घंटी, डंडा, गंगा, चंचल इत्यादि। दोस्तों, जब आप इसका उच्चारण भी करोगे तो आप खुद ये चीज समझोगे कि जब आप इसको बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला घंटा, तो ये जो ध्वनि निकली मेरी नाक से ध्वनि निकली है। जब हम बोलते हैं किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को, तो हम कुछ हमारे शारीरिक अंग होते हैं जिनके द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है। तो जो अनुस्वार है उसके उच्चारण में हमारे नाक से ध्वनि निकलती है। अब दोस्तों, उससे अगला हमारा टॉपिक है अनुनासिक। अनुनासिक जो होता है, इसकी ध्वनि जो निकलती है वो नाक और गले की सहायता से निकलती है। और इससे बनने वाले जो हमारे शब्द हैं वो है गूंज, छाव, चांद, चंद्रमा। ये सब हमारे जो शब्द हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग जब हम संस्कृत में करते हैं तो इसमें कुछ व्यंजनों का लुप्त होने की ध्वनि देते हैं विसर्ग। लेकिन जब हम हिंदी भाषा में विसर्ग को पढ़ते हैं तो इसकी ध्वनि निकलती है ह। जैसे जब मैं यहाँ पे प्रातः शब्द का उच्चारण कर रही हूँ तो आप
जो आप खुद भी बोलेंगे या मैं बोलूंगी तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। प्रातः, तो लास्ट में आपको ह की आवाज आ रही है। जब मैंने छ का उच्चारण किया तो आपकी ह की आवाज आ रही है। तो जो हमारा विसर्ग होता है, विसर्ग में हमारी ह की ध्वनि निकलती है और इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाता है। उसके बाद हमारा सबसे अंतिम जो ध्वनि है वो है आगत की ध्वनि। आगत का प्रयोग मुख्यतः उन शब्दों के लिए किया जाता है जिनका उच्चारण हम हिंदी, इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में जब हम करते हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर को हम इंग्लिश में जब लिखते हैं तो उसको हम डॉक्टर पढ़ते हैं, DOCTOR, डॉक्टर। और जब उसको हिंदी में लिखते हैं हम तो हम लिखते हैं डॉक्टर। और जब उसका हम अर्थ बताते हैं तो हम बताते हैं कि चिकित्सक। कि डॉक्टर को जब हिंदी में हमने समझाया आपको तो हमने कहा कि डॉक्टर का जो हिंदी अनुवाद है वो है चिकित्सक। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जैसे हॉल, बॉल, मॉल, ये सब हमारे जो शब्द हैं इसमें आगत का प्रयोग होता है दोस्तों। और आगत का अर्थ होता है हिंदी शब्द, इंग्लिश, अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी में करना। तो दोस्तों अब मैं अपनी इस कक्षा को, अपनी क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी प्रभावित होंगे और आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। और धन्यवाद।